हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो लेबर लॉज के एमसीक्यू स्टार्ट किया हुआ है हमने, और इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेबर लॉज के जर्नल एमसीक्यूज देखने वाले हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2018 में लेबर इन्फोर्समेंट के लिए पूछा गया था, उसके कुछ क्वेश्चन भी इसमें मैंने ऐड किए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु कैन नॉट बी ऑफिस बैरियर एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑफिस बैरियर का अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन बी ए ऑफिस बैरियर एक्सेप्ट ऑडिटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑडिटर। और ऑफिस बैरियर की कंडीशन क्या है कि कोई भी मेंबर हो सकता है एक्सेप्ट ऑडिटर, बस उसकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 18 से ज़्यादा। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इज नीडेड एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बिफोर द मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। कोई भी ट्रेड यूनियन अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है खुद को रजिस्टर करने के लिए, तो उससे पहले कितना पुराना वो ट्रेड यूनियन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी। ट्राई कीजिए आप। तो इसका राइट आंसर है ए, 1 साल। तो रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम 1 साल पहले या 1 साल पुराना ट्रेड यूनियन होना चाहिए, तभी जाके उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मिनिमम मेंबर्स आर नीडेड फॉर फॉर्मिंग एंड ट्रेड यूनियन एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए उस ट्रेड यूनियन में। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स और 10% ऑफ टोटल मेंबर भी हो सकते हैं, जो भी इसमें मिनिमम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ एन ऑफिस बैरियर और एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन बी डिस्क्वालिफाइड। तो इन नीचे दिए गए तीनों में से कौन सा वो रीज़न है जिसकी वजह से कोई ऑफिस बैरियर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए आप, हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूटेड। अगर वो किसी भी कोर्ट केस में अगर फंसा हो कभी, तो क्या इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में उसे हटाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेकंड है, हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर। सी है, इज़ नॉट वर्किंग विथ एनी इस्टेब्लिशमेंट। तो आप ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर है ए एंड बी। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इनमें से किन कंडीशन पे किसी भी ऑफिस बैरियर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सिंपल आंसर है, हमने ऑफिस बैरियर के पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर ऑफिस बैरियर बनने के लिए कंडीशन क्या है कि उसकी एज 18 साल होनी चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इज़ नॉट वर्किंग विथ एनी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, कोई भी आउटसाइडर भी ऑफिस बैरियर बन सकता है। ए क्या था? हैज़ बिन कन्विक्टेड। अगर वो किसी भी मॉरल केस में फंसा है, तब जाके उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है किसी भी ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करने के लिए उसके कितने मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए। 1/4 ऑफ टोटल मेंबर, 3/4 ऑफ टोटल मेंबर, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर, और डी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। तो इसका राइट आंसर है डी, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर। और ये जो कंसेंट है वो रिटर्न दिया जाता है, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गया, तब जाके वो नाम चेंज कर देगा, अदरवाइज ये रजिस्ट्रार के विल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ ए पॉलिटिकल फंड बाय ट्रेड यूनियंस अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट इज। क्या ये कंपलसरी है, या आपको एक पॉलिटिकल फंड बनाना ही बनाना है, या ये ऑप्शनल है,
बाय या बाय डोनेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। अब फोर्थ है नो सच प्रोविजंस इन द एक्ट, तो ये तो गलत हो गया, प्रोविज़न तो है। तो क्या ये ऑप्शनल या कंपलसरी है? तो इसका आंसर है ऑप्शनल। पॉलिटिकल फंड के अलावा जो भी जर्नल फंड है वो बनाने कंपलसरी है, और बाकी पॉलिटिकल फंड क्या है वो एक ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। 7 क्वेश्चन, अ यूनियन में क्लेम रिकॉग्निशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन अ लोकल एरिया इफ इट हैज़ मेंबरशिप ऑफ। कह रहा है कोई भी अगर ट्रेड यूनियन है उसे रिकॉग्निशन पाना है एक लोकल एरियाज में, कि इस लोकल एरिया का वो एक ट्रेड यूनियन है, तो उसके पास कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर उसके पास होने चाहिए, उस ट्रेड यूनियन में होने चाहिए। ऑप्शन है 10% ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, 15% ऑफ द वर्कर इन दैट एरिया, 25% ऑफ द वर्कर ऑफ दैट इंडस्ट्री इन दैट एरिया, या 30% ऑफ द वर्कर इन सिमिलर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एरिया की बात हुई तो एरिया तो आएगा ही आएगा, तो इस तरीके से फर्स्ट एंड डी, ए एंड डी हमारा एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे बी और सी में से कह रहा है तो और जाहिर सी बात है अगर वो ट्रेड यूनियन है किसी इंडस्ट्री का है तो उसका इंडस्ट्री में भी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा ऐसे भी आप निकाल सकते हो 25% ऑफ वर्कर ऑफ दैट इंडस्ट्री इन दैट एरिया। ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी chosen एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बैरियर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इफ ही अटेन्ड द एज ऑफ कितना। कह रहा है कोई भी पर्सन है जो भी मेंबर बनना चाहता है, जो एग्जीक्यूटिव का और या ऑफिस बेरर बनना चाहता है, उसका कितना एज होना चाहिए। अगर सिंपल मेंबर की बात होती है ट्रेड यूनियन की तो कोई भी 15 ईयर जिसने अटेन कर लिया है वो ये इसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑफिस बैरियर भी दिया हुआ है और हमें पता है, हमने पीछे डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे यूपीएससी सीबीआरटी 2018 में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, उसमें पूछे गए हम सारे क्वेश्चन जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट से है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज वाइड, ये आपको याद रखना, इज वाइड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। कह रहा है इनमें से किस एक्ट में ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो अभी हम ये तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लाया गया है, तो और अदर किसी भी एक्ट में ये वैलिड नहीं है, अब बाकी अदर एक्ट में ये वाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑल 1, 2 एंड 3। सॉरी, इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट फाइन provided in the Trade Union Act 1926 for continuous failure by a trade union to submit returns under the act। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन अपने रिटर्न सबमिट नहीं कर पा रहा है, अपने ऑडिट्स का रिटर्न सबमिट नहीं कर पा रहा है, तो कितना मैक्सिमम फाइन उसको पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 या 200। तो इसका आंसर है 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस द जर्नल फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे नॉट बी स्पेंट। कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिस पे जर्नल फंड जो बनाया जाता है ट्रेड यूनियन का उसके पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। पहला ऑप्शन है टू कंडक्ट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी ऑफ इट्स मेंबर। क्या जो ट्रेड डिस्प्यूट जो कंडक्ट होता है किसी के बिहाफ पे उसमें खर्च नहीं कर सकता वो, ये तो गलत है। उसी के लिए तो बनाया जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट पे जो खर्च आएगा उसी सब के लिए तो बनाया जाता है जनरल फंड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
द कंपनसेशन ऑफ ए मेंबर्स फॉर लॉसिंग लॉस अराइजिंग आउट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट। कह रहा है अगर कोई हार गया तो उसको जो कंपनसेशन देना होता है तो क्या उसके लिए यूज़ होगा, देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन लोकल अथॉरिटी। कह रहा है कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि मेंबर है किसका, लेजिस्लेटिव बॉडी का, जो कि किसी अथॉरिटी से रिलेट करता है जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, क्या ये उसके ऊपर खर्च कर सकता है? तो ये एक्चुअली यही इसका आंसर है, ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेड यूनियन में जो जनरल फंड बनाए जाते हैं उसके पैसे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन जो कि ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं है, जो बाहर का है, उस पर आप खर्च नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं, अलाउंसेस ऑफ ए मेंबर ऑफ देयर डिपेंडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ अ डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस इन एम्प्लॉयमेंट। क्या इस पर खर्च कर सकते हैं? तो बिल्कुल इस पर भी खर्च कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि किन चीज़ों पे कर सकते हैं खर्च। तो असल में आप अगर अगर ट्रेड यूनियन का जो जनरल फंड है उस फंड का यूज़ किसी को सैलरी देने में, किसी के अलाउंसेस देखने में, या ऑफिस बेरर की सैलरी देने में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिट करवाने में जो खर्च आएगा उस खर्च में भी इसका जनरल फंड से पैसे जाएंगे। इसके अलावा जो कोई लीगल प्रोसीडिंग है, अगर जैसे ये हो गया कि या मेंबर हार गया, लॉस कर गया, तो उसको जो कंपनसेशन देना था पड़ा तो वो भी आप देंगे। इसके अलावा कोई किसी का अगर एजुकेशनल खर्च है, सोशल खर्च है, या रिलीजियस बेनिफिट है किसी मेंबर के लिए, तो जैसे ये हो गया सिकनेस और अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी मेंबर का है तो उसमें भी ये पैसे खर्च होंगे। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ फॉर ए कैंसिलेशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर द एक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा वो ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से आप ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, कह रहा है द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अगर फ्रॉड तरीके से लिया गया है तो जाहिर सी बात है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है पकड़े जाने पर। द ट्रेड यूनियन हैज़ कंट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर ट्रेड यूनियन ने ट्रेड यूनियन एक्ट के किसी प्रोविजंस को कंट्रावेन किया है तो उस बिहाफ पे भी उसको कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड है द जर्नल बॉडी ऑफ अ ट्रेड यूनियन हैज़ शोन नो कॉन्फिडेंस इन ऑफिस बेरियर। कह रहा कि अगर जो ट्रेड यूनियन का जो जर्नल बॉडी है अगर उसने ऑफिस बेरियर पे नो कॉन्फिडेंस दिखाया है तो क्या इस बिहाफ पे हम ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं? तो यही गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो राइट आंसर ही यही है। डी पॉइंट देख लेते हैं, एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय द ट्रेड यूनियन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या अगर रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन ने ही एक एप्लीकेशन दे दी कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो भाई, तो क्या इस पे तो बिल्कुल करेगा, वो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है जर्नल बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज़ शोन नॉन कॉन्फिडेंस इन ऑफिस बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन इस्टेब्लिशमेंट विथ विच इट इज़ कनेक्टेड। कह रहा है कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मिनिमम वर्कर्स होने चाहिए उस इस्टेब्लिशमेंट के ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप ट्राई कीजिए। 5% और 50 कह रहा है, 10% ऑफ 10 और 10 वर्कर्स 100 ऑफ वर्कर्स, या 15% और 150 ऑफ वर्कर्स, या 20% और 200 ऑफ वर्कर विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू मिनिमम 15। तो हमें पता है, हमें इतनी सी बात पता है कि कम से कम 7 होना चाहिए। अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को देखें तो हमारा राइट आंसर ही बी बन जाता है। और हमें ये भी पता है 10% ऑफ मेंबर्स या मिनिमम 7, तो ये हमारा राइट आंसर। 14 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट में किसको एम्पावर किया गया है डिसीजन लेने के लिए? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट ओनली, बी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, सी बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या डी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन।
अगर आप अच्छे से लेबर लॉज को ही पढ़े तो हर लेबर लॉ में एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। वो गवर्नमेंट या तो सेंट्रल होती है या तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन हो ही नहीं सकता डिसीजन लेने के लिए। तो क्या वो सेंटर है, क्या वो स्टेट है, या क्या बोथ है? तो ज़्यादातर केसों में जो हमने अभी तक लेबर लॉस आपने पढ़े होंगे उसमें बोथ ही का कंसेप्ट है। तो आंसर तो हमारा यहाँ पे बोथ बन जाता है। लेकिन जनरली ट्रेड यूनियन एक्ट में ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सही से काम ना कर सके, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 15 नंबर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रेड यूनियन। जो ये गिवन ट्रेड यूनियंस है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, बताओ कौन सा करेक्ट है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड यूनियन कब बना, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तुम ट्राई करते हैं, आप ट्राई करो, एक तुक्का लगा के देखो क्या सही बैठता है या नहीं बैठता है, उसके बाद मैं बता ही रहा हूँ। तो पहला है CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, 1970 में बना था ये, वैसे मैं आपको आगे हिंट में बताऊंगा। सेकंड है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। थर्ड है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फोर्थ है हिंद मजदूर सभा, और फिफ्थ है भारतीय मजदूर संघ। देखिए AITUC ये सबसे पुराना है, 1920 में ही ये बना था, 1920 में ये बना था। और इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये ILO में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए सबसे पुराना ये है। अगर हमें ये पता है सबसे पुराना ये है तो इस तरीके से हम ये दो ऑप्शन A और D को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आंसर इन दोनों में से ही कोई एक है। तो CITU 1970 में बना था, AITUC 1920 में बना था, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ये 1947 में बना था। आप ऐसे भी याद रखते हैं कि इंडियन नेशनल 1947 में ही इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, तो ये नेशन वाला आप इसको कनेक्ट करके 1947 से रिलेट कर सकते हो। हिंद मजदूर सभा ये 1948 में बना था, और भारतीय मजदूर संघ ये 1955 में बना। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में कौन बना, CITU 1970 में। तो हमारा राइट आंसर देखिए दोनों में 1 है। तो हमारा राइट आंसर में क्या होगा, तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कब बना था, 1947 में, तो इसके जस्ट बाद ये आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो गया हमारा C, 2 3 4 5 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओरिजिनली फॉर्म टू गिव इंडियन रिप्रेजेंटेशन टू ILO। ये मैंने अभी बताया आपको, इसका आंसर राइट आंसर क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये ILO में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। देखिए इसका आंसर अगर UPSC के आंसर की से जाऊं तो इसका राइट आंसर बनता है B, शरण ब्रो। लेकिन अगर आप ITUC की वेबसाइट को चेक करें तो आज के टाइम में शरण ब्रो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक जनरल सेक्रेटरी है। तो इसका आंसर आप अपने तरीके से भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। UPSC के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर शरण ब्रो ही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए ये हमारा था सेशन। इसमें हमने ट्रेड यूनियन एक्ट के कुछ जनरल क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन दोनों को ही डिस्कस किया है। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइएगा कितना आपका राइट आंसर निकला। और इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आगे ऐसी और वीडियोस डालता रहूं। अभी ये लेबर लॉ की सीरीज़ में आगे मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और ऐसी सारे एक्ट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे, एग्ज़ाम में आए थे, उनसे रिलेटेड मैं सारे वीडियोस अभी डालने वाला हूँ रेगुलर। तो आप कनेक्ट रहे, अपडेट रहे मेरे साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू।